My dear students, today we will discuss about current electricity. आज हम धारा विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत के दो भाग हैं, एक स्थिर विद्युत और दूसरा धारा विद्युत। तो स्थिर विद्युत में हमने आवेश के स्थिर रहने पर आवेश क्या है, आवेश स्थिर रहता है तो उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव और संधारित्र आदि का अध्ययन किया। धारा विद्युत में हम विद्युत आवेश, गतिक आवेश एवं विद्युत आवेश की गति के कारण उत्पन्न स्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी या धारा विद्युत, और पहला तो प्रश्न ये उठता है कि विद्युत को दो भागों में क्यों विभाजित किया गया। तो विद्युत दो भागों में विभाजित किया गया, मुख्य अंतर क्या है, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर रहता है, लेकिन यही स्थिर आवेश जब गति में कराया जाता है या गति में आता है तो इसके कारण विद्युत उत्पन्न, धारा उत्पन्न होती है। तो आवेश की गति के कारण धारा का उत्पन्न होना, इसलिए इसको विद्युत धारा कहा गया। दूसरी बात कि जब आवेश स्थिर होता है तो उसके पास सिर्फ विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन जब आवेश गतिमान होता है तो उसके विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है, और विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उसके लंबवत दिशाओं में चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस कारण से धारा विद्युत और स्थिर विद्युत दोनों को अलग अलग भागों में बांटा गया। अब आते हैं चालक। धारा विद्युत, मूलतः धारा विद्युत क्या है, आवेश हमारे पास कहाँ है, किसी भी चालक पदार्थ के अंदर। चालक किसे कहते हैं पहले तो ये समझ लो, वे सभी पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत आवेश के प्रवाह को होने देते हैं, वे सभी पदार्थ जिनमें से विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो सकता है उन्हें चालक कहते हैं। अब पदार्थों से विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक क्यों हो सकता है, आवेश को प्रवाहित करने वाले कौन है, तो किसी भी आवेश को प्रवाहित करने वाला स्वयं आवेश होता है, उसका अपना एक द्रव्यमान होता है। हमने कहा कि आवेश क्या है, किसी भी परमाणु की जो मूलभूत कणिकाएं हैं, मूलभूत इकाइयां हैं जिनसे मिलकर परमाणु बना हुआ है, उनका एक मौलिक प्रवृत्ति होती है, उनमें एक मौलिक प्रवृत्ति होती है आकर्षण और प्रतिकर्षण की। तो इसे हमने कहा आवेश। तो आवेश जो है, आवेश किसी भी परमाणु के मौलिक कणों की मूलभूत प्रवृत्ति है। और चालक पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने हैं, और प्रत्येक परमाणु में आवेश होता है। आवेश, परमाणु की संरचना हम अच्छी तरह से जानते हैं। उसके अंदर नाभिक रहता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, और इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में उस क्या करते हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गतियां करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षाओं में होते हैं उनसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कम होती है। जिनमें भी 2, 3, 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में पाए जाते हैं तो काफ़ी अस्थिर परमाणु माने जाते हैं। तो ऐसे परमाणुओं में जरा सा भी कमरे के तापमान में भी क्या होता है कि इन्हें अतिरिक्त ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है, और जैसे ही अतिरिक्त ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है, किसी परमाणु के बाहर कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ हम बाहरी कक्ष की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है मान लो, इसको जैसे ही अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी इसका वेग बढ़ेगा, और इसका वेग बढ़ने पर ये जो नाभिक के द्वारा उसको क्या मिलती है, नाभिक के द्वारा सेंट्रीपिटल फोर्स जो अभी केंद्रीय बल प्रदान करता है, उसको मेंटेन करने के लिए वेग बढ़ने पर ये सर्पिलाकार मार्ग पे आता है और धीरे धीरे ये बाहर हो जाता है।
माने इसकी ऊर्जा कम होते जाती, बंधन ऊर्जा, और बाहरी कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं, परमाणु से स्वतंत्र होते हैं। और जब परमाणु से निकल जाता है तो परमाणु, शेष परमाणु धनावेशित, और निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है, जो परमाणुओं की विभिन्न कक्षाएं बने, परमाणुओं के बीच का गैप है, अंतरा आणविक दूरी, अंतरा परमाणविक दूरी के बीच में जो अंतराल होता है, उसमें यह 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से, कितना, 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करते रहते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर, इस गति को कहते हैं तापीय गति। इलेक्ट्रॉन की तापीय गति, बहुत तीव्र गति से क्या करते हैं, परमाणु चालक पदार्थ के अंदर जो अंतराणविक और अंतरा परमाणविक अंतराल होता है, उनके बीच में तीव्रता से हर संभव दिशा में, जितनी भी दिशाएं संभव हो सकती हैं, घूमते रहते हैं। क्या होता है कि जब ये फ्री होते हैं तो चारों तरफ इस तरह से धनावेशित कण होते हैं, तो धनावेशित कण को इधर खींचता तो ये भी प्रभावित करते हैं। तो ये तापीय गति 10⁵ मीटर प्रति सेकंड से हर संभव दिशाओं में चालक के अंदर गतिमान होते हैं। इस तरह से 1 क्यूबिक मीटर में लगभग 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने? 1 क्यूबिक मीटर माने 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा यदि चालक पदार्थ लिया जाए, तो ऐसे चालक पदार्थ के अंदर लगभग 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इतनी अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक के रूप में इसमें कार्य करते हैं, जब इसके सिरों पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो चालक के अंदर आवेश वाहक का काम कौन करते हैं? खुद मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर आवेश वाहक का कार्य करते हैं। तो चालक इसे इसलिए कहा गया कि अपने अंदर से सुगमता पूर्वक विद्युत का प्रवाह होने देते हैं। और क्यों होने देते हैं? क्योंकि इनके अंदर बहुत बड़ी संख्या में आवेश वाहक, बहुसंख्यक आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण चालक में आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है। अब दूसरी बात आती है करंट। व्हाट इज करंट? करंट क्या है? धारा विद्युत क्या है? तो धारा विद्युत आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर किसके सापेक्ष? दर मतलब समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष आवेशों का किसी चालक में प्रवाहित होने की घटना को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा क्या है? समय के सापेक्ष किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को या आवेश के प्रवाहित होने को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि 1 सेकंड में किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से, 1 सेकंड में किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित होने वाले कुल इलेक्ट्रॉन, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या कुल आवेशों की संख्या, कुल आवेशों की संख्या नहीं, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश को 1 सेकंड में किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित होने वाले कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। तो सीधी सी बात है, 1 सेकंड में किसी चालक से जितने भी आवेश प्रवाहित हो जाते हैं, उस आवेश को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो ये इसे, और दूसरी बात करंट का मतलब, व्हाट इज करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक, ये विद्युत धारा होगी। करंट किसी भी चीज के प्रवाह को, एक दिशा विशेष में जब किसी चीज का प्रवाह होता है तो उसे हम करंट कहते हैं। इंग्लिश में जो धारा है, जैसे पानी की धारा हम बोलते हैं स्ट्रीम। तो जब कोई चीज एक साथ एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हो तो प्रवाहित होने को, समय के सापेक्ष किसी के प्रवाह को, किसी चीज के प्रवाहित होने को हमारे द्वारा धारा कहा जाता है। और जब हम विद्युत के संदर्भ में बात करते हैं, अर्थात विद्युत धारा, तो इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित दिशा में प्रवाह की दर क्या कहलाती? समय के सापेक्ष
प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। स्टेट्स ऑफ चार्ज, किसी भी आवेश की दो स्थितियां होती हैं। हमने पढ़ा कि आवेश स्थिर भी होता है और स्थिर आवेश के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। लेकिन जब यही आवेश गतिक अवस्था में आता है या इसे किसी भी माध्यम से गति कराया जाता है, तो गतिक अवस्था में इस आवेश के साथ विद्युत क्षेत्र तो रहेगा ही, और विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण इस आवेशित गतिमान कण के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। और आवेशित कण के कारण जब आवेशित कण गति करता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम आवेशित कण को गति कैसे कराएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत सूक्ष्म है, आवेशवाहक, वो भी आवेशित कण गति कर रहा है। आवेश गति कर रहा माने आवेशित कण गति कर रहा है। तो आवेशित कण इलेक्ट्रॉन बहुत सूक्ष्म हमें दिखाई नहीं देता। अब हम इसे गति कैसे कराएंगे? हम कह रहे हैं कि जब आवेशित कण गति की अवस्था में आता है तो आवेशित कण तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाहित कब होगा, उसके लिए क्या करना होता है? हम जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में यदि हम आवेशित कण रख दें, ये विद्युत क्षेत्र, इसमें हम एक आवेशित कण रख दें, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, इस आवेश पर एक विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन है या धन क्यू आवेशित कण है या क्यू का आवेशित कण है, तो और ये एक विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, तो इस पर लगने वाला कुल बल कितना हो जाता है, Q इंटू ई। इस पर लगने वाला कुल बल कितना हो जाएगा, Q इंटू ई। तो आवेशित कण पर जब बल लगेगा तो बल क्या करेगा, इसमें त्वरण उत्पन्न करेगा, और बल त्वरण उत्पन्न करेगा तो त्वरण के कारण ये एक दिशा विशेष में एक्सीलरेट होगा। यदि हम मान लें कि ये इलेक्ट्रॉन है, विद्युत क्षेत्र ई में रखा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा के ठीक विपरीत जाएगा। विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, किस दिशा में जाता है, धनावेश से ऋणावेश की ओर जाता है, कि ऋणावेश से धन आवेश की ओर, ऋणावेश से धन आवेश से जाता है, तो धनावेश की दिशा में जाता है। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, यदि हम एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो इस पर लगने वाला बल की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी। माने यहाँ पर धनावेश और धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती, तो ये क्या होगा, माने इलेक्ट्रॉन धनावेश की ओर आकर्षित होगा और ऋणावेश से प्रतिकर्षित होगा। तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कौन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। तो अर्थात यदि किसी चालक के सिरों पर हम विद्युत क्षेत्र, उसके चालक के अंदर हम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दें, यदि हम किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दें, तो जो उसके अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन पर वो बल का अनुभव करेंगे, और वो बल का अनुभव करेंगे तो उन पर एक बल लग जाएगा E इंटू ई। जितना हम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं उस पर उतना माइनस E इंटू ई। और जब ये बल उत्पन्न होगा तो ये बल इसमें त्वरण उत्पन्न कर देगा। मान लो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ए है, तो सॉरी m है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, तो इसमें उत्पन्न त्वरण कितना हो जाएगा, F अपान m माइनस ई इंटू ई अपान m। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन त्वरित होने लगेंगे। जब तक विद्युत क्षेत्र लगा रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन पर एक लगातार सतत त्वरण आरोपित होता रहेगा, और ये इसे इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ढकेलता रहेगा। और पारंपरिक जो प्रचलित मान्यता है, आवेश प्रवाह जब धन माने जो धारा है वो हमेशा किस तरफ बहती, धन आवेश से। धारा भी कहाँ से बहती है, धन आवेश के प्रवाह के कारण मानी जाती है। किसी चालक में धन आवेश के प्रवाह की दर को, तो धन आवेश के प्रवाह की दर, तो और धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेशों की या इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में। धन आवेश तो चलता नहीं है, चलता कौन है, इलेक्ट्रॉन। गति कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो उसके ठीक विपरीत दिशा में उतना ही धनावेश की गति मानी जाती है। तो धारा की दिशा हमेशा क्या होती है,
धारा की दिशा हमेशा धन आवेश से, माने धारा की दिशा जो है वो क्या मानी जाएगी, धन आवेशों के प्रवाह के कारण मानी जाएगी। माने जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलेंगे ठीक उसके विपरीत दिशा में धारा बहेगी। अब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कहाँ होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर और धारा बहेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अर्थात यदि हम किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगा दें, ये एक चालक है, इसके सिरों पर यदि हम एक बैटरी जोड़ें और इसके सिरों पर हम विभवांतर लगा दें, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस तरफ आकर्षित होंगे, धन की ओर। ये नेट माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये क्या करेगा, ऋणावेश, यहाँ पर ऋणावेश की अधिकता है और यहाँ धनावेश की, माने धनावेश की अधिकता मतलब इलेक्ट्रॉनों का अभाव, ऋणावेशों का अभाव। तो जैसे ही हम लगाते हैं तो ऋणावेश से ऋणावेश प्रतिकर्षित होगा और धनावेश से आकर्षित होगा। ये इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे और धारा धन से ऋण की ओर बहने लगेगी। माने धारा की पारंपरिक दिशा धन से, धारा की पारंपरिक दिशा क्या होगी, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, जबकि इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक धारा बह रही है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा में बहने वाली धारा इलेक्ट्रॉनिक धारा। इलेक्ट्रॉनिक धारा कहाँ बह रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और पारंपरिक कन्वेंशनल जो प्रचलित धारा है वो धन से ऋण की दिशा में बहेगी। तो ये धारा की दिशा हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा क्या होता है, धन से ऋण की ओर, आवेश के धन माने धारा की दिशा सदैव धन से ऋण दिशा में, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक धारा के विपरीत दिशा में, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में मानी जाती है। ठीक, इसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ करंट और फार्मूला। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मान लो एक चालक से Q आवेश, मान लो एक चालक से Q आवेश t सेकंड में प्रवाहित होता है। मान लो किसी चालक से कुल Q आवेश t सेकंड में प्रवाहित होता है, तो I इज इक्वल टू Q अपान टी, आवेश प्रवाह की दर। और यदि t इज इक्वल टू 1 ले लें हम, तो I इज इक्वल टू Q। अर्थात किसी चालक से एक सेकंड में प्रवाहित कुल आवेश को, किसी चालक से एक सेकंड में प्रवाहित कुल आवेश को धारा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में किसी चालक में समय के सापेक्ष आवेश के प्रवाह को, जब आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं। जब हम समय के सापेक्ष लेंगे तो आवेश का प्रवाह आएगा, और जब समय हटा देंगे तो हम क्या कहेंगे, आवेश के प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो I इज इक्वल टू Q अपान टी और T इक्वल टू 1, तो I इज इक्वल टू Q। अब एक बात हमने और सुन रखी थी, पहले पढ़ रखी है स्थिर विद्युत में, कि चूंकि आवेश का स्थानांतरण हमेशा इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश पाया जाता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और आवेश का क्वांटीकरण होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण में हमने पढ़ रखा था Q इज इक्वल टू NE। जितने इलेक्ट्रॉन, माने Q इज इक्वल टू, चूंकि Q इज इक्वल टू NE, N इलेक्ट्रॉन कुल आवेश किस रूप में प्रवाहित होगा, इलेक्ट्रॉन के रूप में। जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसका इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गुणा करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, कुल आवेश। तो इस तरह से हमें I बराबर मिल जाता है NE अपान T। अब बात आती है, ये तो आवेश धारा का सूत्र हो गया, तो धारा I इज इक्वल टू Q अपान टी भी लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, NE अपान टी। अर्थात यदि हमें t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाए
चालक से, तो हम निकाल सकते हैं कितनी धारा प्रवाहित हुई। यदि हमें t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाए तो हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि वो डायरेक्ट आवेश नहीं दे रहा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रहा है, तो भी I धारा का मान की गणना की जा सकती है। अब प्रश्न उठता है कि इसकी इकाई क्या होगी। तो इकाई Q की इकाई हम नापते हैं, I इज इक्वल टू Q की इकाई है कूलम्ब, और टाइम की इकाई तो आपको मालूम है सेकंड होती है। तो इसकी इकाई क्या होगी धारा की? धारा की इकाई होगी कूलम्ब प्रति सेकंड। धारा की इकाई हुई कूलम्ब प्रति सेकंड। और धारा आपको ध्यान होगा तो विद्युत धारा एक मौलिक इकाई है, एक मूल राशि, मूल भौतिक राशि है। विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है जिसे कि एम्पियर के नाम पे, जिसकी इकाई एम्पियर के नाम पे एम्पियर लिखी जाती है, जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विद्युत धारा स्वयं में एक मूलभूत भौतिक राशि है और 7 मूलभूत भौतिक राशियों में विद्युत धारा भी है, और विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। तो अर्थात 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम्ब प्रति सेकंड। यदि अब 1 एम्पियर की भी परिभाषा हम दे सकते हैं, क्या? किसी चालक से 1 सेकंड में यदि प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलम्ब हो तो प्रवाहित धारा को, तो विद्युत धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है। या 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जिसमें किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होते हैं। तो ये धारा हो गई। अब एक बात और उठती है कि धारा जो है आपकी विभिन्न प्रकार की होती है। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यक्ष माने एसी करंट, डायरेक्ट करंट डीसी करंट, इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक धारा विद्युत धारा, तात्क्षणिक विद्युत धारा, और चार्जिंग करंट मतलब आवेशन जो धारा, आवेशन धारा है। इन सब में अंतर क्या है? जो स्टेडी करंट है, स्थिर करंट, कि जब प्रत्येक समय माने हर समय पहुंचने वाली धारा का मान में समान वृद्धि या समान ह्रास होता है तो धारा क्या कहलाती? स्थिर धारा कहलाती। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो किसी बल्ब को जलाने के लिए हमने स्विच ऑन किया तो तार में प्रवाहित धारा शून्य रहती है, लेकिन जैसे जैसे कुछ ही सेकंड में धारा का मान एक समान धारा हो जाती है तो वो बल्ब चलते रहेगा। लेकिन जब हम बल्ब जलाते हैं तो बल्ब धीरे से पहले कम जलता, फिर धीरे धीरे तेज प्रकाश हो जाता है उसका, और उसके बाद वो स्थिर रूप से जलते रहता है। तो इस तरह की धारा स्थिर धारा हो गई। यदि हम इसका ग्राफ खींचे तो एक सीधी रेखा हमें मिलेगी। तो इसमें मान एक समान दर से जब प्रवाहित बढ़ता है, अर्थात अचर राशि एक समान दर से यदि किसी चीज का मान बढ़ रहा है, माने प्रति सेकंड उसमें जितना अंतर आता है उतना ही अंतर बना रहता है, तो ऐसी स्थिति में धारा स्थिर धारा कहलाती। स्टेडी धारा, वेरिएबल करंट, चर धारा। चर धारा का मतलब है जैसे हम करंट हमने स्टार्ट किया, स्विच ऑन किया, तो स्विच से क्या धारा एकदम से पूरी की पूरी नहीं पहुंच जाती। धारा छोटे छोटे टुकड़ों में, पहले कुछ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स की यूनिट, उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन, तो धारा टुकड़ों में प्रवाहित होती है। एक साथ पूरा का पूरा करंट प्रवाहित नहीं होता, बल्कि यूनिट बाय यूनिट, इकाई दर इकाई धारा का प्रवाह होता है। तो इकाई दर इकाई धारा का प्रवाह होता है। तो जब 0 से लेकर अधिकतम धारा तक जितनी धारा उसमें जानी है तार से, मैंने किसी चीज़ को जितना अप्लाई किया जाना है, तो उसमें पहुंचने में कुछ सेकंड लग जाते हैं। तो वो जो धारा है, एक आध सेकंड, बहुत कुछ सेकंड, एक आध सेकंड 2 सेकंड का टाइम लग जाता है। जैसे हम 100 वाट का बल्ब जला रहे हैं तो 100 वाट का बल्ब तुरंत नहीं चमकने लगता, उसको चमकने के पूरा धारा प्राप्त होने में सेकंड का कुछ हिस्सा लग जाता है। सेकंड के कुछ हिस्सा, 1 सेकंड के भी कुछ माने 100 में 50वें अंतराल में उसको धारा समान रूप से प्राप्त होने लगती। पहले तो 0 थी, अब 0 से लेके अधिकतम जितना उसे चाहिए उतनी धारा पहुंचने के लिए, यदि 1 एम्पियर का पे बल्ब जल रहा है तो 0 से 1 एम्पियर तक धारा पहुंचेगी, तो ये धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये परिवर्तनशील धारा है, चर धारा है। और ऐसी चर धारा के विद्युत क्षेत्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तभी उत्पन्न होता है जबकि धारा का मान क्या हो? परिवर्तनशील हो। परिवर्तनशील धारा माने धारा का मान लगातार है तो बढ़ रहा हो या घट रहा हो।
धारा का मान स्थिर ना हो। तो जब समय के सापेक्ष धारा का मान परिवर्तनशील होता है तो ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं, परिवर्तनशील धारा या चर धारा या वेरिएबल करंट। डीसी करंट, प्रत्यक्ष करंट, ऐसी धारा जिसमें धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। धारा सदैव परिमाण तो बदलता है लेकिन धारा की दिशा एक समान बनी रहती है, तो ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं, डीसी धारा कहते हैं। एसी धारा, ऐसी धारा जो समय के सापेक्ष जिसका परिमाण ही नहीं बदलता, परिमाण तो परिवर्तित होता ही होता है, साथ ही दिशा भी परिवर्तित होती रहती है, तो ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट। तो जो प्रत्यावर्ती धारा है वो समय के सापेक्ष परिमाण और किसमें, दिशा दोनों से परिवर्तित होती रहती है। इसी तरह से हमें पढ़ने मिलेगा इंस्टेंटेनियस करंट मीन्स तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा, अब हमें टीवी ऑन करना या कंडेंसर लेने, संधारित्र जो आप कहते हो, एक कंडेंसर, सबके पंखों में कंडेंसर लगा रहता है, तो कंडेंसर में हमें बहुत सारी धारा एक साथ चाहिए। अब हमें जैसे पानी की बाल्टी भरना है, एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, एक पानी की बाल्टी हमें भरना है और बाल्टी को हम नल के नीचे रखेंगे तो क्या होगा कि पानी, बाल्टी को नल के से भरने में टाइम लगेगा, लेकिन हम चाह रहे कि एक साथ एक बाल्टी पानी उठा के एक एक बाल्टी निकालें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान लो वहाँ आसपास टंकी है, तो टंकी भरी तो हम नल से लेने की जगह उस टंकी से बाल्टी भर के पानी निकालेंगे। तो हमें बाल्टी चाहिए, थोक में चाहिए। तो ऐसी स्थिति में लेकिन क्या है कि हमें कोई ऐसा सोर्स चाहिए जो सेकंडों में तुरंत में अप्लाई कर दे। मतलब नल से हम ले रहे हैं तो जब हम विद्युत धारा को इस तरह से प्रवाहित करते हैं तो क्या होती है, यूनिट में जाती है, यूनिट बाय यूनिट, इकाई दर इकाई चलती है। और हमें इकट्ठा बहुत सारी धारा चाहिए। जैसे हमें कैमरे का ध्यान आया मुझे, कैमरे में हम फोटो खींचते हैं तो उसमें लाइट लगी रहती है, उसका क्या बोलते हैं, फ्लैश, जो फ्लैश होता है उसमें एक साथ फ्लैश ऑन करने के लिए बहुत सारा करंट चाहिए रहता है, तो एक साथ पूरा करंट चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि करंट को कलेक्ट कर लेते हैं पहले, और जैसे ही आवेशन करके कलेक्ट करते हैं और फिर उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। जैसे कंडेंसर को हम जब चार्ज करते हैं, जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें करंट इकट्ठा हो जाता है और धारा बंद कर देने पर भी उसमें करंट बना रहता है। जैसे ही अब दोनों को जोड़ दें तो डिस्चार्ज होगा, एक साथ पूरा करंट उसका बाहर आ जाएगा, तो चिंगारी निकलेगी। या हम जब कैमरे का फ्लैश ऑन करते हैं तो उसमें जो करंट रहता है बैटरी से वो कलेक्ट करके रखते हैं, और जैसे हम करते हैं तो पूरा का पूरा लाइट एक साथ वो विद्युत ऊर्जा प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक धारा। चार्जिंग करंट का मतलब है जब हम किसी चीज को आवेशित करते हैं, बैटरी जैसे आवेशित की जाती, तो बैटरी को आवेशित करते समय धन ऋण सिरे उसके जोड़ देते हैं और उसे चार्ज कर देते हैं। तो जब वो पूरी तरह से निरावेशित है तो प्रारंभ में धारा बहुत तेजी के साथ जाती है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आवेशित होने लगता है वैसे वैसे धारा का मान कम होने लगता है। तो ऐसी धारा को क्या कहते हैं, आवेशन धारा कहते हैं। इस तरह से धारा कई प्रकार की, विद्युत धारा कई प्रकार की होती है। अब एक प्रश्न आता है कि विद्युत धारा अदिश राशि है या सदिश राशि है। हम बार बार कह रहे हैं विद्युत धारा में परिमाण भी होता है और दिशा भी पाई जाती है। तो विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होती है। इस कारण से तो विद्युत धारा में परिमाण दिशा दोनों होती है, मतलब दिशा भी है और परिमाण भी है, तो इसे होना चाहिए सदिश राशि। क्या होना चाहिए, इसे सदिश राशि। लेकिन विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब विद्युत धारा एक अदिश राशि क्यों है, ये प्रश्न बनता है, जबकि हम बार बार कह रहे हैं कि उसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो चूंकि विद्युत धारा जो है आपकी वो सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। ऐसी कोई भी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होने के साथ साथ वह सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन करती हो, सदिश राशि कहलाती है। सदिश की परिभाषा दिमाग में बदल लो, ऐसी समस्त भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों पाए जाते हों और
भी सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन करती हों, ऐसी भौतिक राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। चूंकि विद्युत धारा सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती, इसलिए ये जो है एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि नहीं है। कैरियर्स ऑफ करंट माने आवेश वाहक, जो अलग अलग पदार्थ होते हैं, जैसे चालकों में जितनी ठोस वस्तुएं हैं उसमें चालक जो है, चालक में आवेश वाहक का कार्य, बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ही इस चालकों में आवेश वाहक का कार्य करते हैं। लेकिन यदि हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, अर्धचालक की, तो वे पदार्थ जिनमें सामान्य ताप से निम्न ताप पर धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन कमरे के ताप पर या सामान्य ताप पर धारा का प्रवाह होने लगता है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। माने एक निश्चित ताप तक यदि हम इनके ताप को कम कर दें तो उस पर धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन यदि हम ताप बढ़ाते जाएं तो धारा सुगमता से प्रवाहित होने लगती, क्योंकि ये कमरे के ताप पर तो फ्री इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं, लेकिन कमरे से कम ताप पर इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते। तो इसमें दोनों तरह का व्यवहार है, एक कुचालक की तरह भी व्यवहार है और एक चालक की तरह, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है अर्धचालक। और अर्धचालक इसमें दोनों ही, कुछ में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं जो धनावेश के सूचक हैं, और कुछ में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन होल इलेक्ट्रॉन कहीं भी विद्युत धारा का कारण है, लेकिन अर्धचालकों में के अंदर सिर्फ अर्धचालकों के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह दोनों के माध्यम से भी होता है। माने धन आवेश भी प्रवाहित होते हैं और ऋण आवेश भी प्रवाहित होते हैं। तो ऋण आवेश तो इलेक्ट्रॉन के रूप में चलता है, लेकिन धन आवेश जो है वो होल के रूप में, इलेक्ट्रॉन की कमी के रूप में प्रवाहित होता है। ठीक। तीसरा है लिक्विड्स, द्रव्य जितने भी हैं, तो द्रव में जब धारा प्रवाहित होती है, जैसे विद्युत अपघट्ट है, तो विद्युत अपघट्ट में धारा प्रवाहित कैसे होती है? तो विद्युत अपघट्ट आयनित अवस्था में रहता है। जो विद्युत अपघट्ट में वो आयन में विभाजित हो जाता है, एक धन आवेशित आयन होता है और एक ऋण आवेशित आयन होता है। तो ऐसी स्थिति में ऋण और धन आवेश दोनों की गति के कारण, ऋणावेश और ऋणायन और धनायन की गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो अर्थात विद्युत अपघट्ट में धारा प्रवाह के मूल वाहक कौन होते हैं? धनायन और ऋणायन। इसी तरह से गैसेस में जब गैस प्रवाह धारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो गैसेस उसी स्थिति में कि गैस में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और गैसेस आयनित हो जाती है। जब आयनित अवस्था में आती है तो इनमें धनायन और ऋणायन दोनों ही आवेशवाहक और धारा के प्रवाह में हिस्सा लेते हैं। माने विद्युत धारा गैसों में धनायनों और ऋणायनों दोनों के कारण ही प्रवाहित होती है। लेकिन निर्वात में जब कम दाब का क्षेत्र बनता है और तो निर्वात में क्या होता है? निर्वात में धारा प्रवाहित सिर्फ और सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है करंट डेंसिटी, मतलब धारा घनत्व। ये हम जो पढ़ रहे थे, ये सिर्फ इससे ऑब्जेक्टिव भले पूछ सकता है। ये प्रारंभिक ज्ञान है जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। विद्युत धारा को मैं प्रारंभ करना चाह रहा हूँ, तो विद्युत धारा से संबंधित प्रारंभिक ज्ञान और सूत्र और इकाइयाँ हैं। अब इसमें उसी संदर्भित में एक के बाद एक शब्द उठाते जा रहा हूँ। एक शब्द मिलेगा हमें धारा घनत्व। तो धारा घनत्व किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, ये एक चालक हो गया L लंबाई का, ये इसका अनुप्रस्थ काट A हो गया। टोटल अनुप्रस्थ काट कितना? A। इस चालक के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं और इसे J से व्यक्त करते हैं। धारा घनत्व को हमेशा किससे व्यक्त किया जाता है? J से। तो इसके हिसाब से किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से
गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, अर्थात J इज इक्वल टू आई अपान ए। यदि आई क्षेत्रफल से इससे कितना धारा बह रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो एकांक क्षेत्रफल से कुल धारा, ए क्षेत्रफल से कितनी धारा गई, आई, तो एकांक क्षेत्रफल से कितनी धारा जाएगी, आई अपान ए। तो किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, जिसकी दिशा सदैव धारा की दिशा में होती है, जिसकी दिशा सदैव धारा की दिशा में होती है। यदि ये धारा इस दिशा में बह रही है तो चालक से, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यदि L लंबाई एवं E अनुप्रस्थ काट के चालक से I धारा प्रवाहित हो रही हो तो ऐसी स्थिति में उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा I अपान ए होगी, और चूंकि इसे J से व्यक्त किया जाता है तो J इज इक्वल टू आई अपान ए, और J की दिशा क्या होगी, धारा घनत्व की दिशा सदैव I की दिशा में होगी, धारा की दिशा में होगी। अब क्या है कि धारा इस दिशा में बह रही है, यदि धारा ऐसे प्रवाहित कर दें हम तो धारा की दिशा ये हो जाएगी, तो एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तब एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद ऊपर वाला हो जाएगा। धारा को यदि हम तिरछा गुजार दें, माने धारा की दिशा बदल दें, तो एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद भी बदल जाएगा। जो लंबवत क्षेत्र है, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद माने जिस प्रवाह के ये क्षेत्रफल लिया हमने, इसके यदि इधर से जाती तो ये हो जाएगा, और धारा इधर से प्रवाहित हो रही है तो ये दोनों जो क्षेत्र हैं, ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, एकांक अनुप्रस्थ, और ये धारा की दिशा होगी। तो I की दिशा जो होगी, धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही तो J की दिशा भी यही होगी, और जैसे यहाँ पर धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही तो J की दिशा भी यही होगी। अब सबसे बड़ी चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, या अदिश राशि नहीं है, जिसकी दिशा किस दिशा में, किसी बिंदु पर धन आवेश के चलने की दिशा, जिसकी दिशा किसी बिंदु पर धन आवेश के चलने की दिशा, अर्थात धन आवेश के चलने की दिशा अर्थात किसकी दिशा में, धारा की दिशा में होती। तो इसकी परिभाषा ध्यान रखना, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और दूसरा ये कि ये एक सदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश योग के त्रिभुज नियम का पालन करती है, और इसकी दिशा का कौन सी दिशा में होती है, तो धनावेश के चलने की दिशा अर्थात धारा की दिशा में होती है। तो धारा घनत्व तो क्या होता है, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित तो होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, जिसकी दिशा धन आवेश से के चलने की दिशा में होती है। धारा घनत्व की दिशा धन आवेश के चलने की दिशा अर्थात धारा की दिशा में पाई जाती है। यदि I धारा किसी चालक के ए अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित हो रही हो तो धारा घनत्व J इज इक्वल टू आई अपान ए, इस तरह से J इज इक्वल टू आई अपान ए, और धारा घनत्व एक सदिश राशि है। ध्यान रखना, इस बात को अच्छे से मैंने अंडरलाइन करके रख रहा। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, जिसकी दिशा धारा की दिशा अर्थात धनावेश के प्रवाह की दिशा में होती है, और इसकी इकाई क्या हो जाएगी, तो इकाई ये हो गई एम्पियर, आई की एम्पियर, और ए की माने क्षेत्रफल की स्क्वायर मीटर, तो वर्ग मीटर, ये वर्ग मीटर लिख दिया हमने, तो एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। धारा घनत्व की इकाई एम्पियर प्रति वर्ग मीटर होती है। और यदि हम ए इक्वल टू 1 ले लें, 1 वर्ग मीटर ले लें, तो किसी एकांक क्षेत्रफल से, किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा
घनत्व कहते हैं। तो ये धारा घनत्व का हो गया। अब हम आ जाते हैं, एक नया शब्द लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैंने इसका हिंदी क्या है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग क्या है? हमने कहा कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में सभी संभव दिशाओं में, जैसे गैस में सभी संभव दिशाओं में, एक डब्बे में गैस भरी हुई है, तो उसमें जो माने आयन से गैस हैं, वो सभी संभव दिशाओं में गैस के अणु गति करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर बंद